नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लालू यादव एम्स से डिस्चार्ज हो गए हैं। दिल्ली में बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ इस वक्त लालू प्रसाद हैं। मीसा भारती के पंडारा पार्क स्थित आवास में लालू प्रसाद मौजूद हैं। जमानत मिलने के बाद कस्टडी से बाहर आ गए हैं लालू प्रसाद। आपको बता दें, लंबे समय से लालू प्रसाद का एम्स में इलाज चल रहा था और जैसे ही उनको जमानत मिली और बेल ऑर्डर की कॉपी पहुंची, कस्टडी से बाहर लालू प्रसाद इस वक्त आ चुके हैं। आपको बता दें कि अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के पंडारा पार्क स्थित आवास पर लालू प्रसाद मौजूद हैं। उनके साथ राबड़ी देवी भी मौजूद हैं। तो लंबे समय से एम्स में इलाज चल रहा था और जैसे ही लालू प्रसाद कस्टडी से बाहर निकले, परिवार ने यह फैसला लिया कि लालू प्रसाद को एम्स से बाहर रखा जाए, क्योंकि एम्स में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की भर्ती हो रही है। ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। और लालू के जमानत में घर तक अब तक क्या कुछ हुआ, हम आपको बताते हैं। दरअसल 24 जनवरी 2021 को रिम्स से एम्स शिफ्ट हुए थे लालू प्रसाद यादव। बेहतर इलाज के लिए उनको 24 जनवरी को रिम्स से एम्स में शिफ्ट किया गया था। 17 अप्रैल 2021 को लालू प्रसाद को जमानत मिली थी। इसके साथ ही 30 अप्रैल को रिलीज ऑर्डर की कॉपी, हार्ड कॉपी एम्स के पास पहुंची और 30 अप्रैल 2021 को ही एम्स से लालू प्रसाद रिहा हो गए। 30 अप्रैल 2021 को देर रात मीसा भारती के घर शिफ्ट हो गए लालू प्रसाद और इस वक्त लालू प्रसाद दिल्ली के पंडारा पार्क स्थित अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पर मौजूद हैं। उनके साथ राबड़ी देवी भी मौजूद है। आपको बता दें कि कल ही बेल ऑर्डर की हार्ड कॉपी एम्स प्रबंधन को सौंपी गई थी और कस्टडी में थे लालू प्रसाद। एम्स में उनका इलाज चल रहा था। और हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी है, कहां पर हैं इस वक्त लालू प्रसाद? जैसा कि जानकारी मिली है उसके मुताबिक पंडारा पार्क में मीसा भारती के आवास पर मौजूद हैं। बिल्कुल अलीम, मैं इस वक्त पंडारा पार्क में मीसा भारती के जो आधिकारिक आवास है वहाँ पर हूँ और लालू को जब बेल मिली उसके बाद में जनवरी में वो रिम्स रांची से उन्हें शिफ्ट किया गया था एम्स में दिल्ली में और उसके बाद से वो लगातार एम्स में उनका इलाज चल रहा था। जब उन्हें बेल मिली रांची हाईकोर्ट से, उसके बाद में अब डॉक्टरों की सलाह से और कोरोना को देखते हुए एम्स में रखने की बजाय ये तय किया है परिवार वालों ने डॉक्टरों की सलाह के बाद में कि उन्हें मीसा भारती के घर पे शिफ्ट किया जाए, जहां पर वो डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। और जब से वो यहाँ दिल्ली आए हैं तब से राबड़ी देवी जो उनकी पत्नी हैं वो भी लगातार यहीं दिल्ली में थी। अभी भी वो यहाँ पर आवास में मौजूद है। मेरे सहयोगी सत्या वो बताएंगे आपको। पीछे ये मीसा भारती का आवास है और यहीं पर लालू यादव, उनकी पत्नी और मीसा भारती जो उनकी सबसे बड़ी बेटी हैं, वो सब लोग मौजूद हैं। और अब डॉक्टरों की सलाह के बाद में ये तय किया गया है कि लालू यादव जो हैं वो यहाँ रहें, क्योंकि कोरोना के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं दिल्ली में और ऐसी सूरत में उन्हें एम्स में रखना ये एक खतरे वाला फैसला हो सकता था और उसे देखते हुए उन्हें मीसा भारती के आवास पर शिफ्ट कर दिया गया है। जी अभिषेक, क्या वो फिलहाल वहीं रहेंगे या यहां से उन्हें कहीं और रखा जाएगा? क्या दूसरे अस्पताल में लेकर जाया जाएगा या एम्स में जो डॉक्टर की टीम थी उसी के निगरानी में इनका इलाज चलेगा? देखिए, जैसे मैंने बताया कि कोरोना के मामले दिल्ली में बेतहाशा बढ़ रहे हैं और जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए ही ये फैसला किया गया है कि लालू यादव को अस्पताल में न रखा जाए, उन्हें घर पर रखा जाए। हालांकि वो घर पे भी डॉक्टरों की निगरानी में रखे जाएंगे, लेकिन अभी ऐसा कोई आगे कोई प्लान नहीं दिख रहा है। ऐसे इस तरह की कोई बात सामने नहीं आ रही कि उन्हें किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल वो यहाँ पर मीसा भारती के आवास पर रहेंगे, जहाँ पर जो ज़रूरी डॉक्टर हैं वो उनकी सारी देखभाल और उनकी जो भी चिकित्सा
चिकित्सकीय परामर्श हैं वो उन्हें लगातार देते रहेंगे। अलीम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो लालू प्रसाद यादव इस वक्त अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पर हैं। पंडारा पार्क में उनका आवास है जहां पर लालू प्रसाद इस वक्त मौजूद हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती भी उनके साथ मौजूद हैं और डॉक्टरों की निगरानी में यहीं पर उनका इलाज चलेगा, क्योंकि एम्स में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती किया जा रहा है और वहां पर लगातार मरीजों की तादाद बढ़ रही है। ऐसे में उनको परिवार ने फैसला किया कि घर पर ही रखा जाए। और इधर पटना के आईजीआईएमएस में बीजेपी एमएलसी हरि नारायण चौधरी का निधन हो गया। हरि नारायण चौधरी कोरोना से संक्रमित थे और उनका इलाज आईजीआईएमएस में चल रहा था। और वहीं बिहार में 5 दिनों में कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 26 अप्रैल को 11,801 केस मिले थे, यानी कि आंकड़ा 11,000 तक था, जो 27 अप्रैल को बढ़ जाता है 12,604 तक पहुंच जाता है। तो आपको बता दें कि करीब करीब 500 मामले बढ़ जाते हैं। 28 अप्रैल को 13,374 नए केस सामने आते हैं। वहीं 29 अप्रैल को भी आंकड़ा 13,000 के आसपास ही रहता है। 13,089 नए केस सामने आते हैं। लेकिन 30 अप्रैल को सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। पिछले 15,853 नए केस मिलते हैं, यानी कि 5 दिनों की अगर बात करें तो 5 दिनों में 66,271 नए मामले सामने आ चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस कदर भयावह हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। नवादा जिले में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी के लिए एक कॉल सेंटर बनाया गया है। डीएम के निर्देश के बाद इस सेंटर का निर्माण किया गया है। इस कॉल सेंटर के जरिए वैसे लोगों की निगरानी की जा रही है जो बीमार हैं, उन्हें मदद की जरूरत है। कर्मी मरीज के हर रोज का डेटा ले रहे हैं और उनसे प्रोग्रेस के बारे में भी पूछ रहे हैं। ये कॉल सेंटर कैसे काम कर रहा है, बता रहे हैं संवाददाता अनिल विशाल। नवादा जिले में जैसे जैसे कोरोना के संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, वैसे वैसे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधा मुहैया कराई जानी है, यहाँ पे एक कॉल सेंटर तैयार किया गया है। इस वक्त हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। जिला समाहरणालय में एक कंट्रोल रूम का निर्माण किया गया है, जहाँ कोरोना के पॉजिटिव मरीज से डेली फीडबैक लिया जा रहा है। इस कंट्रोल रूम में मूलतः शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मियों को लगाया गया है, जहाँ जो नवादा में जितने भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उन लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है और उन्हें कॉल करके रोजाना डेली बेसिस पे उनसे अहम जानकारियां इकट्ठा की जा रही है। यहाँ के नोडल अधिकारी हैं, उनसे हम जानते हैं। सर, बता दीजिए क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। ये जिला पदाधिकारी के आदेश से यह कंट्रोल रूम बना है। इसमें जितने भी होम आइसोलेशन में हमारे संक्रमित हैं, उनका डेली बेसिस पर हम लोग 2 बार कम से कम उनसे उनका क्या पोजीशन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उनको जो आवश्यक कोई दवा चाहिए या कोई मेडिकल हेल्प चाहिए या कोई और भी तरह की सुविधा उनको चाहिए, उसके लिए हम लोग कार्रवाई करते हैं। सिविल सर्जन साहब को लिखते हैं, आपदा विभाग को लिखते हैं और उस हिसाब से डॉक्टर की टीम जो संबंधित हैं वो लोग उनको मदद पहुंचाते हैं। अधिकारियों का यह कहना है कि यह कंट्रोल रूम का निर्माण जो हुआ है वो सार्थक साबित हो रहा है और रोजाना बेसिस पे यहाँ पे जितने भी होम आइसोलेशन में जो लोग रहे हैं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है और विशेष परिस्थिति में अगर किसी को ज़्यादा परेशानी हो रही है तो उसे संबंधित विभाग को सूचित कर उनके लिए जल्द से जल्द राहत पहुँचाई जा रही है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। भागलपुर में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण का असर रेलवे पर भी दिख रहा है। बाहर से आने वाली गाड़ियों में जहां प्रवासी लौट रहे हैं, वहीं यहां से खुलने वाली ट्रेनों में काफी कम संख्या में यात्री बाहर जा रहे हैं। रिजर्वेशन सेंटर पर टिकट वापस कराने वालों की तादाद ज्यादा है। जिन लोगों ने अपना टिकट पहले करा लिया था वो अब कोरोना संक्रमण को देखते हुए टिकट वापस करा रहे हैं। लोगों का साफ कहना है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अपनी यात्रा उन्होंने रद्द कर दी है और टिकट वापसी करा रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता आशीष रंजन ने। अभी हम खड़े हैं भागलपुर रेलवे स्टेशन के जो है रिजर्वेशन काउंटर में। आप देख सकते हैं कि कतार लगी हुई है। कुछ लोग यहाँ पर जरूर आए हुए हैं
और जिनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपना टिकट रिफंड कराने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि जो कोरोना का जो जिस तरह से खतरा बढ़ा है और संक्रमण की संख्या ज़्यादा हो गई है, उसके बाद जिन लोगों ने अपना टिकट पहले करवा लिया था वो अब यहाँ पर रिफंड के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम जिनसे बात करते हैं। कहाँ जाना था, क्या रिफंड करा? मेरा दिल्ली का टिकट था आज का, और मैं जाना नहीं चाहता हूँ। अब 4 घंटे के बाद पहले ही टिकट कैंसिल कराते तब तो पैसे मिलता, इसलिए अब जो 4 घंटे के बाद हो गया पैसे नहीं मिलेगा। कितना परेशानी हो रहा है? परेशानी है, कोरोना के चक्कर है ना, महामारी है ज़्यादा है, इसलिए हम नहीं जाना चाहते हैं। पहले टिकट करवाए थे ना वो जाने के लिए। हाँ नहीं, अब नहीं जाएंगे। क्या नाम है? अरविंद कुमार। तो यहाँ पर कई लोग लगे हुए हैं लाइन में, क्या कारण है कि लोग टिकट आपको वापस करवा रहे हैं? इस कोरोना की महामारी को देखते हुए अभी जाने का कोई भी कार्यक्रम नहीं है, इसे कैंसिल कर देने का मन बनाया है। पेमेंट के लिए क्या करना चाह रहे हैं? पेमेंट अभी 8 बजे काउंटर खुले हैं, उन्होंने कहा इंतज़ार कीजिए तब कैंसिल करेंगे। विजय कुमार। तो आप देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं कोरोना का जिस तरह से खतरा बढ़ा है, उसके बाद लोग अपना टिकट यहाँ पर वापस कराने के लिए जुट रहे हैं। प्रतिदिन जो है काफ़ी संख्या में लोग टिकट वापस करा रहे हैं, लेकिन जाने वालों की संख्या जो है वो काफ़ी कम है, जिसके लिए अभी लगभग सभी ट्रेनों में जो है सीट पर्याप्त रूप से है। और यहाँ से जो ट्रेनें जाती है वो एक तरह से कहा जाए तो एक कम यात्रियों के साथ ही जा रही है, जिनको बहुत ज़रूरी काम है वही जा रहे हैं, बाकी लोग जो है अपना टिकट कैंसिल करा रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। किशनगंज में शादियों में गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए रात में एक शादी समारोह में एसडीओ और एसडीपीओ पहुंचे। इस दौरान लगभग सभी जगहों पर नियम पालन करते लोग दिखे। हालांकि कई जगहों पर इस संख्या से अधिक गेस्ट जरूर दिखे, जिसकी रिकॉर्डिंग की गई। एसडीओ का कहना है कि इस संबंध में डीएम के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट हमने परमिशंस में कंडीशंस कोविड गाइडलाइंस के अनुरूप दिया था परमिशन, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो है, मास्क भी लोगों के पास है, लेकिन थोड़ा गेस्ट अधिक है। अब देखते हैं इस पर क्या कर सकते हैं, हम डीएम साहब से बात करेंगे, वीडियोग्राफी कर ली गई और आगे देखते हैं क्या करना है। देश भर में तीसरे चरण के टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बिहार में लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जल्द ही बिहार में तीसरे चरण का टीकाकरण शुरू होगा, जिसमें 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगेगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन जारी है और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसके बाद आपको तारीख और समय बताया जाएगा कि कब आपको टीका लगेगा। संवाददाता संजय कुमार ने गार्डिनर अस्पताल का जायजा लिया। कोरोना के लिए टीकाकरण चल रहा है और आज पूरे देश में 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना का टीका लगेगा। ये तस्वीर है पटना के गार्डिनर रोड हॉस्पिटल की। लेकिन इसके साथ बिहार से एक बात जुड़ी हुई है कि यहाँ आज जो टीकाकरण अभियान चल रहा है, आज 18 से 44 साल के लोगों को बिहार में टीका नहीं लगेगा और जो उसके ऊपर के एज ग्रुप के लोग हैं उन्हीं के लिए आज टीकाकरण पहले की तरह जो चल रहा था वो चलेगा। लेकिन बिहार में बताया जा रहा है कि टीका जो है उपलब्ध नहीं है, इसलिए फिलहाल इस टीकाकरण अभियान को रोक दिया गया है 18 से 44 साल के लोगों के लिए। इस वक्त हम पटना के गार्डिनर रोड हॉस्पिटल में है, जहां टीकाकरण का अभियान लगातार चल रहा है और काफी संख्या में लोग यहां रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपना कोरोना का टीका लेने पहुंच रहे हैं। आज आप लोग किनको दे रहे हैं? आज तो जो भी 45 साल से ऊपर है उनको हम लोग दे रहे हैं। आज 1 मई 18 से 44 साल का पढ़ने वाला था। हाँ, पढ़ने वाला था, लेकिन उसको अभी रोक दिया गया है। उसके लिए कोई डेट अभी निकालेगा, आएगा, सर्कुलर आएगा, हम लोग उसके लिए भी पब्लिश कर देंगे। तो अभी उसके रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है वो हो रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें डेट एंड टाइम और आपका सेंटर ये उसमें आ जाएगा कि इतना तारीख को आके अपना ले लीजिए। क्योंकि मेन मोटिव हम लोग का है कि भीड़ को कम करना है। भीड़ को कम होगा तो हम लोग को भी सुविधा रहेगा देने में सबको। उपलब्ध नहीं है 18 से 44 साल के लोगों के लिए और मकसद यही है कि भीड़ जो है अधिक से अधिक नियंत्रित रहे, भीड़ कम हो। यही कारण है कि आप रजिस्ट्रेशन तो करवा सकते हैं। अगर आप 18 से 44 एज ग्रुप के हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और फिर जब जैसे ही अभियान शुरू होगा बिहार के अस्पतालों में भी इस एज ग्रुप के लोगों को टीका लगना शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
अगर आप रमजान के मौके पर वैक्सीन लेते हैं तो आपका रोजा नहीं टूटता है। ये ना सिर्फ डॉक्टर बता रहे हैं बल्कि धर्म गुरुओं का भी यही मानना है। अररिया के कई बुद्धिजीवी मुस्लिम समाज के लोग सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं और न सिर्फ खुद कोरोना की वैक्सीन ले रहे हैं बल्कि लोगों से खुलकर वैक्सीन लेने की अपील भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि रोजा में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम अररिया के कोविड सेंटर में हैं और यहाँ पर जो है टीकाकरण किया जा रहा है। और बता दें कि रमजान के मौके पर भी जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं खुलकर सामने आ रहे हैं और कोविड का जो खतरा है उसको देखते हुए जो है कोविड वैक्सीनेशन भी ले रहे हैं। उनसे सीधे बात करते हैं। ये बताइए कि कहा जा रहा है कि रमज़ान में बहुत लोग कह रहे हैं कि जो नहीं लेना चाहिए, आप लोग आए हैं, क्या मन में है कोविड को लेकर? मेरे ख्याल से तो लेना चाहिए, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। जो सुनने में बात आती है कि कुछ रिएक्शन करता है जैसे बुखार या दर्द वगैरह, तो वो किसी को होता भी है, किसी को नहीं होता है। रमज़ान के समय वैक्सीन लेने आया है क्योंकि ये वैक्सीन से मतलब वैक्सीन लेने से तो ये होता है कि मतलब आपको संक्रमित होने का खतरा कम हो जाता है। और रमज़ान को लेकर के हम लोग कुछ ये नहीं है कि रमज़ान हद नहीं आएंगे। रमज़ान में बहुत लोग लगाए हैं, हम लोग भी लगाने आए हैं। अगर हम टीका ले लेते हैं तो यकीनन उस बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ जाएगी और मौत का जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो यकीनन उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये आपके माध्यम से हम लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, बढ़ चढ़ के टीका लें और समाज को इस बीमारी से सुरक्षित रखें। बहुत लोगों का साफ तौर पर मानना है कि रमज़ान के मौके पर जो है टीका लेने से जो रोज़ा है वो टूट जाता है, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के जो बुद्धिजीवियों ने साफ तौर पर कहा कि इससे रोज़ा नहीं टूटता है। क्योंकि वैश्विक कोरोना से बचना, उस महामारी से बचना है तो वैक्सीनेशन जरूरी है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। कोरोना के दौर में सब्जी मंडियों में भीड़ कम करने के लिए बिहार सरकार ने एक अनूठी पहल की है। इस नई पहल के जरिए सरकार ने आपके घर सब्जी पहुंचाने की व्यवस्था की है। अब आप बस एक क्लिक से घर बैठे ताजी हरी सब्जियां खरीद सकते हैं। क्या है सरकार की ये तरकारीमार्ट.com, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सब्जी मंडियों में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो पाता है। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने लोगों को घर बैठे सब्जी पहुंचाने की एक अनोखी पहल शुरू की है। इसके लिए बस आपको www.tarkarimart.in वेबसाइट पर जाना होगा और अपनी मनपसंद सब्जी सिलेक्ट कर ऑर्डर करना होगा। सब्जी मंडी में बहुत भीड़ लग रही थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ था कि ऐसा कुछ प्रक्रिया किया जाए जिससे मंडियों में भीड़ न लगे और लोगों को सब्जी मिल जाए। तो हमारे तरफ से तरकारी ने बिल्कुल, हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके बहुत ही कम समय में एक हमारा tarkarimart.in बनाया है। तो जो उसका ये प्रयास रहेगा कि 2 शहरों से अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं कि इन 2 शहरों में जो ऑनलाइन क्लिक करेंगे लोग हमारे वेबसाइट पे जाके, तो वो उनके घर पे हम लोग ताज़ी हरी सब्जी पहुंचा दें। और हमारा लोगों से यही अपील है कि हमारे इस पे ऑनलाइन सब्जी मंगाए, ना कि मंडियों में जाके। हर थाली में बिहारी तरकारी टैगलाइन के साथ शुरू की गई ये सर्विस फिलहाल पटना और मोतिहारी में ही उपलब्ध होगी। इन 2 शहरों के लोग घर बैठे ताज़ी हरी सब्जी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ऑर्डर के बाद आपको दूसरे दिन सब्जी की डिलीवरी की जाएगी। इसके पीछे तर्क ये है कि ग्राहकों से ऑर्डर मिलने के बाद tarkarimart.in के कर्मचारी किसानों से ताज़ी हरी सब्जी लाकर ग्राहकों को सीधे डिलीवर करेंगे। इससे गुणवत्ता बनी रहेगी। लोगों ने अगले दिन जो डिलीवर करने का जो निर्णय लिया, उसके पीछे कारण यही था कि हम सब्जियों को स्टोर करना नहीं चाहते हैं, बल्कि आज जो ऑर्डर आएगा उसके आलोक में हमारी जो प्राथमिक सहकारी समितियां बनी है सब्जी उत्पादकों की, उनको हम ऑर्डर भेजते हैं और वो आज ही किसान से बात करेंगे और किसान सुबह 4-5 बजे अपने खेतों से सब्जियां निकालेंगे और वो सब्जियां 4-5 बजे शाम तक हमारे उपभोक्ताओं के घर पे होंगी। दरअसल ये पहल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर की गई है। मुख्यमंत्री ने कोरोना के दौर में सब्जी मंडियों में लोगों की भीड़ कम करने की योजना बनाने का निर्देश दिया था। पटना के दानापुर स्थित व्यापार मंडल में इसके लिए बाकायदा डिपो बनाया गया है, जहां से ऑर्डर मिलने के बाद लोगों के घरों तक हरी सब्जी पहुंचाई जाएगी। ऑर्डर की कोई लिमिट तय नहीं की गई है। इसके लिए सब्जी उगाने वाले स्थानीय किसानों के साथ टाई अप किया गया है।
शैलेंद्र, न्यूज़ 18, पटना। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने लूटपाट का विरोध करने पर एक युवक की हत्या कर दी। घटना सदर अनुमंडल क्षेत्र के चकिया थाना स्थित सिमरिया गंगा घाट की है। मृतक की पहचान समस्तीपुर के मल्हीपुर निवासी रमेश चौधरी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ऑटो रिजर्व कर ये लोग सिमरिया बेटे के मुंडन संस्कार के लिए पहुंचे थे। घाट पर पुलिस के नहीं रोकने के निर्देश के बाद ऑटो चालक ने एक प्राइवेट होटल के पास इन्हें छोड़ दिया। इसी दौरान अपराधियों ने परिजनों से लूटपाट शुरू कर दी। जब विरोध किया तो गोली मारकर हत्या कर दी। सिमरिया गंगा घाट पर लूटपाट की इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। यहाँ पर था, जब गोली मारा तो भाग गया। उसके बाद जब गोली लग गया तो उसके बाद आया, बोला जी घर वाले चलिए डॉक्टर के पास, वो नहीं ले गया, गाड़ी लेकर भाग गया। नालंदा के हिलसा में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि दो भाइयों के बीच जमीन विवाद को सुलझाने के लिए सुरेंद्र प्रसाद पहुंचे थे, जहां से लौटने के दौरान अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। सुनील कुमार और बैजू प्रसाद के बीच 16 कट्टे की जमीन को लेकर विवाद था, जिसे सुनील कुमार की तरफ से सुलझाने के लिए शुक्रवार को सुरेंद्र प्रसाद पंचायत पहुंचे थे, जहां मामला नहीं सुलझा और सभी लोग लौटने लगे। सुरेंद्र को लेकर सुनील कुमार अपनी कार से छोड़ने उन्हें घर जा रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने कोडिया पुल के नजदीक कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सुरेंद्र प्रसाद की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप बैजू यादव और उनके बेटे पर लगाया है। तो रोड पे मैंने मोटरसाइकिल उन्हें खड़ा कर करके और वो लोग गोली से चार्ज कर दिया डायरेक्ट। पहले से कोई झगड़ा हुआ था? पहले से झगड़ा था। क्या चीज़ का? जमीन। कौन मारने वाला गांव का है कि दूसरा कोई है? नहीं, मारने वाला दूसरा कोई है। दूसरा आदमी बूढ़ा रख के ऐसे करवाया है? हाँ, जमीन इनका भी जगह जिनका मृत्यु हुआ वो उनका जमीन नहीं था। अच्छा, दूसरे का था, समझौता में गए थे। अच्छा, इसीलिए इनको मार दिया। कैमूर के रामगढ़ के बगाड़ी में मकान को लेकर विवाद में हिंसक झड़प हुई। दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग की गई और उसके साथ लाठी डंडे भी खूब चले। इस खूनी झड़प में दोनों पक्षों के करीब 8 लोग जख्मी हुए हैं। मारपीट के बाद दोनों पक्षों की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए बगाड़ी गांव में मार रहे हैं सब लोग, देखिए कैसे बच्चों को मारा जा रहा है। देखिए नेपाल से सटे भारत के सीमावर्ती गांव में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। किशनगंज के धनतोला के मुलाबाड़ी के समीप हाथी उत्पात मचा रहे थे। शुक्रवार को मुलाबाड़ी में मक्का खेतों में हाथियों के झुंड ने फसलों को बर्बाद कर दिया। ये हाथी नेपाल के जंगलों से भोजन की तलाश में आते हैं और बीते कई दिनों से हाथियों ने इस क्षेत्र में अपना डेरा जमा लिया है, जहां हाथियों के झुंड लगातार धनतोला के आधा दर्जन से अधिक गांवों में अफरा तफरी मचा रखी है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।